हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आपको मैंने बताया कि 2010 में जो हमारा पैसा कटा था कॉस्ट ऑफ पेंशन फंड के नाम पर, उसको किसी भी रेगुलेशन के माध्यम से नहीं काटा जा सकता था। आपको पता चला कि इन्होंने सीपीएफ के बदले हमको पेंशन दी थी। सीईपीएफ इन्होंने ले लिया, पेंशन इनको देना है, हमारा कोई पैसा नहीं कटना था। केवल और केवल जो रिटायर हो चुके थे उनको ब्याज सहित अपना सीपीएफ लौटाना था और उनको पेंशन देनी थी। सीधा सीधा चक्कर था। अब मेरे ख्याल में जो पहले मैंने जो वीडियो डाला था उससे आप समझ चुके होंगे। अब उसी वीडियो के आधार पर अब हम आज लीगली बात करेंगे। मैं आपको पढ़ के बताऊंगा और आप समझ जाओगे और ज़्यादा समझ जाओगे। और इस बेस पर कोई आदमी चाहे तो इन पर कोर्ट में केस करके इस पैसे को वापस ले सकता है। और सबसे बड़ी बात यह थी, इन्होंने 6000 करोड़ का घाटा बताया था, जिसमें से 1800 करोड़ तो बैंक के एम्प्लॉय ऑफिसर को देने थे और 4200 करोड़ बैंकों को देने थे। एक्चुअली कैलकुलेशन कराया था, एम्प्लॉय ऑफिसर से कलेक्ट कर लिया, बैंकों को माफ कर दिया, पुनः एक्चुअली कैलकुलेशन करा करके। यानी ये खेल खेला बैंक टचलम ने। और इस प्रकार का खेल जो बैंक टचलम ने खेला और अब 10 तारीख को ये आदमी चुन के आया है, तो धन्यवाद है उन लोगों के लिए जो इसको चुन करके लेकर के आए। अपने, इसको कहते हैं अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मारना या दीवार को अपने ऊपर लेकर के गिर जाना। खैर चलो, ये तो समय क्या बताएगा, ये तो देखा भारा आदमी है। अब हमारा प्रश्न उठता है, द इश्यू is whether the recovery of substantial cost of pension amount from employee during 2010 second pension option was consistent with the section 192F of the Act and Regulation 11 of BPR 995। आपके पास दो ही चीजें हैं, एक तो एक्ट 1970 और एक आपका रेगुलेशन। क्या इन दोनों से कहीं ये बात निकल करके आती है कि ये हमसे इस प्रकार का कलेक्शन कर सकते हैं? तो आज इसी को देखेंगे। द बैंक एम्प्लॉयज Pension Regulation 1995 introduced pension as a substitute for the contributory provident fund. Employees opting for pension surrendered the employer's CPF contribution and became member of the statutory pension fund created under the regulations. Thus, pension was not a fresh commercial benefit but a statutory retirement benefit framed under section 192F of the Banking Companies Acquisition and Transfer of Undertaking Act 1970. Section 192F empowers the boards of nationalized banks to frame regulations relating to the establishment and maintenance of superannuation pension, provident fund and other funds, and the granting of pension. Therefore, the responsibility for creation, maintenance and funding of the pension fund statutorily rests upon the banks acting under the regulations framed with RBI consultation and with RBI government approval. Regulation 11 of BPR 995 specifically provides the mechanism for funding the pension scheme. It mandates that banks shall make contribution to the pension fund and shall transfer the necessary amounts from the provident fund and other reserves. The regulation nowhere authorizes recovery of additional pension cost from employees or retirees beyond the surrender of the employee CPF share already established under the scheme। बड़ा स्पष्ट कह रहे हैं कि केवल और केवल आपको सीपीएफ का जो पैसा आप ले रहे थे वो बैंक को देना था ब्याज के सहित, और उनसे आपको पेंशन लेनी थी। ये अदला बदली थी। इस अदला बदली में किसी प्रकार का कंट्रीब्यूशन रिटायरीज को नहीं देना था, लेकिन इन्होंने लिया। इन द 210 सेकंड पेंशन ऑप्शन सेटलमेंट, हाउएवर, एम्प्लॉइज ऑप्टिंग फॉर पेंशन वर कंपेल्ड टू पे a substantial amount described as sharing of pension cost or cost of funds out of an estimated expenditure approximately rupees 6,000 crore. Nearly 1,800 crore was recovered from employees, thereby substantially reducing the liability of the banks. दोस्तों,
अब ये सारी कहानी आपके समझ में आ गई, और अब भी आप नहीं समझ पाओ तो मुझे पता नहीं। उसके बाद में अब हम देखेंगे क्या क्या है। द रिकवरी अपीयर्स लीगली क्वेश्चनेबल फॉर द फॉलोइंग रीजंस। ये जो रिकवरी की गई थी इन्होंने, ये एकदम इसमें प्रश्न चिन्ह लग जाता है। अब तो शायद बहुत से कारण अभी बताएंगे, 4-5 कारण है। पहला, द BPR 95 कंटेन्स नो एक्सप्रेस प्रोविजन परमिटिंग बैंक्स, IBA यूनियंस टू इम्पोज एडिशनल पेंशन फंडिंग बर्डन अपॉन एम्प्लॉयज आफ्टर पेंशन हैड ऑलरेडी बीन एस्टेब्लिश्ड एज ए स्टेटरी स्कीम। जब पेंशन एज ए स्टेटरी स्कीम इस्टेब्लिश हो गई थी एक्ट 1970 और आपके रेगुलेशन 1995 में, तो आपको किसी भी प्रकार का बोझ नहीं डाला जा सकता था, लेकिन इन्होंने लूट की। रेगुलेशन 11 प्लेसेस द ऑब्लिगेशन ऑफ मेंटेनिंग इन ऑगमेंटिंग द पेंशन फंड अपॉन बैंक्स नॉट अपॉन एम्प्लॉयज और रिटायरीज। ये पैसा केवल बैंकों को देना था, रिटायरीज को पैसा भी नहीं देना था। Section 19(2)(f) contemplates pension as a statutory service condition regulated by law, not merely as a matter of collective bargaining capable of overriding the regulation। और ये रेगुलेटरी स्टैट्यूटरी वो था रेगुलेशन, इसको किसी भी हालत में IBA, UFBU और कोई इसको ओवरटेक नहीं कर सकता। A bipartite settlement between IBA and UFBU cannot override the statutory regulations framed under the Parent Act. Any clause inconsistent with BPR 995 may be vulnerable to judicial review। और कोई भी काम आप रेगुलेशन के खिलाफ करोगे तो वो आपका चलेगा नहीं। The recovery effectively shifted a substantial statutory financial obligation from banks to employees despite the absence of enabling provision in the regulation। अब दोस्तों इसका समरी निकल करके आता है, from the perspective of fairness and industrial relations, the decision may have provided immediate financial relief to banks and facilitated implementation of the second option pension। However, legally and equitably, it weakened the principle that pension fund are to be maintained by banks under statutory regulations। और यदि ये हमसे पैसा लिया गया है तो ये आभास देता है कि बैंकों ने जो इनकी स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस थे उनको इन्हें पालन नहीं किया है। It also created precedent whereby employees were compelled to finance part of pension liability that the regulation contemplated as the responsibility। और जो बैंकों की रेस्पॉन्सिबिलिटी थी वो हम पर डाल दी गई। Therefore, a credible legal argument exists that the 2010 recovery of pension and from employees was contrary to the spirit, scheme and funding structure of Section 19(2)(f) of the Act and Regulation 11 of BPR 995 unless specifically authorized by as amendment to the regulation duly approved under the statutory। और यदि इनको पैसा लेना था तो इनको अपने रेगुलेशन में अमेंडमेंट करना पड़ेगा, तब ये ले सकते थे, अदरवाइज नहीं ले सकते थे। दोस्तों ये तीसरी किस्त दे रहा हूं मैं वेंकटाचलम और इसके साथियों को जो चुन करके लाए हुए हैं। मतलब हमारी लूट कराता रहा व्यक्ति, पेंशन अपडेशन इसने नहीं होने दिया, कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी नहीं है, ये भी बता दिया कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी है तुम्हारी नहीं है, बैंकों की है। और 2010 में जो इस व्यक्ति ने लूट कराई हमारी, जो नहीं करा सकता था और बैंकों ने भी आंखें बंद कर ली, अच्छा अच्छा कुछ आ जाए और ले गए और लेकर के बैठे हुए हैं। वो पैसा बैंकों पर रिटायर्ड एम्प्लॉयज का है और इनको ये वापस करना पड़ेगा। और शायद हमने सुना है कहीं केरला में कहीं इसका केस कर रखा है और वहाँ के कोर्ट में सुनवाई होगी और ये रेगुलेशन को ओवरराइड नहीं कर सकते हैं। रेगुलेशन होता है। अब दोस्तों मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।